हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सारे लोग? वेलकम बैक टू द संडे स्पेशल ट्रेनिंग गाइस। और आज हम जो सीखने वाले हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सबके लिए। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चाहे उन्होंने रिसेंटली अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हो, चाहे वो कुछ महीनों से कर रहे हो, चाहे उनको कुछ साल क्यों ना हो गए हो, बट ये सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सबसे पहले तो अपने कैमरा ऑन कर लो, जितने लोग भी ऑफ करके बैठे हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर, ठीक है, कि आपकी जो फिजियोलॉजी है, मतलब जहां पर आप बैठे हो वहां पर आप अच्छे से बैठे हो, आपका स्पाइन सीधा हो, नेक स्ट्रेट हो, ठीक है, कंधे एकदम चौड़े हो, अच्छे से आप एक अच्छे पोस्चर में बैठे हो। जैसे कि आप अच्छे पोस्चर पे बैठते हो ना, तो सबसे अच्छी चीज आपके साथ ये होती है कि जो भी आपको सिखाया जाता है या जो भी ट्रेनिंग चलती है, जो भी आपको बताया जाता है, वो आपको अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपने एक अच्छा पोस्चर लिया हुआ होता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब हमारी फिजियोलॉजी अच्छी होती है ना, तो हमारी साइकोलॉजी अच्छी होती है। यानी कि जब हम अपनी बॉडी को अच्छे से एक्टिव करके बैठते हैं, एक एक्टिव पोजीशन में बैठते हैं, तो आपका माइंड भी एक्टिव पोजीशन में रहता है। और जब आपका माइंड एक्टिव पोजीशन में रहेगा, तो काफी सारी चीजें आप सीखोगे, वो इंप्लीमेंट भी कर पाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लीज सूरज, वर्षा, अलभय, प्लीज आप अगर आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो। अदरवाइज मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। आज जो चीज आप सीखने वाले हो, इस चीज का आप लोग कई पिछले कितने टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम मैक्सिमम सेल्स को कैसे क्लोज करेंगे, किस तरह से हमें क्लाइंट के ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, किस तरह से प्रोस्पेक्ट के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, किस तरह से आपको प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन द कमेंट सेक्शन पहले तो आप मुझे बता दो कि आप लोग कहाँ कहाँ से सेशन को अटेंड कर रहे हो। मतलब आप अपनी सिटी मुझे बताओ कि किस सिटी से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। आई जस्ट वांट टू नो। ग्वालियर, हैदराबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, उड़ीसा, पुणे, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कर्नाटका। ग्रेट ग्रेट, मतलब इतनी तेजी से आप लोग लिख रहे हो ना। देखो, आज का जो सेशन होने वाला है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। कितने लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं दैट सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी? अगर आपकी एनर्जी ड्यूरिंग द कॉल या ड्यूरिंग द मीटिंग आपके प्रोस्पेक्ट के साथ एक्सचेंज नहीं होती है, तो सेल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डू यू गाइस बिलीव दैट सेल्स इज द मैटर ऑफ एनर्जी? आपके कहीं ना कहीं आपको मेंटोर ने बताया होगा, कहीं ना कहीं आपके जो भी गाइड करते हैं आपको, उन्होंने आपको बताया होगा द सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी, राइट? तो हमें थोड़ा सा एनर्जेटिक होके सेशन में बैठना है। अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो कुछ खा लो, कुछ भी खा लो, जिससे कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहो। भूखे पेटे सेशन को अटेंड मत करना, हाइड्रेटेड रहो, पानी पीना, एंड मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड पेपर विद यू। जितने भी लोग के कैमरा ऑन है, प्लीज शो मी योर पेन एंड पेपर। प्लीज शो मी योर पेन एंड पेपर, सो दैट आई कुड सी कि कितने लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जो भी सीखेंगे आप लोग सब नोट डाउन करने वाले हैं। प्लीज जिनके कैमरा ऑफ है वो ऑन कर लो, अदरवाइज टीम आपको बैकएंड से रिमूव कर देगी। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अर टाइम इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इस सेशन को डिलीवर करने आ रहे हैं, उनका नाम है जय पुरोहित। ही इज फ्रॉम अहमदाबाद। ही इज वर्किंग इन रियल एस्टेट फॉर पास्ट 12 years नाउ। 12 साल से भी ज्यादा का उन्हें एक्सपीरियंस है हाई टिकट क्लोजिंग में। यानी कि सेल्स क्लोजिंग में उन्हें लगभग लगभग एक डिकेड का एक्सपीरियंस है, जो आज हमें वो अपने जितना भी उनका एक्सपीरियंस है उससे वो हमें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से, इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से एक बार CLAP क्लैप टाइप कर दो, सो दैट वी कुड इनवाइट मिस्टर जय पुरोहित ओवर हियर, एंड वो इस सेशन को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जस्ट टाइप CLAP क्लैप इन द चैट बॉक्स गाइज। एनर्जी थोड़ा सा होनी चाहिए, थोड़ी एनर्जी शो होनी चाहिए। जब तक एनर्जी शो नहीं होगी तो फिर हम सेल्स की क्लास अटेंड नहीं करें। दैट मीन show some energy guys, show some energy. Great. So Jay, if you can see that, now you can unmute yourself and now you can start the session. हाय दीपक, am I audible to you? Yeah, you are audible. या परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने और आपने एकदम एनर्जाइज कर दिया सब लोगों को। सो हाँ वेरी जी। गुड टू सी। आई एम ऑलरेडी सीइंग दैट लगभग करीबन करीबन 450 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया एंड लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। सो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन जो लोग आज यहाँ पे आए हैं अपना टाइम निकाल के संडे को। किसी को बाहर घूमने जाना होगा पर सब कैंसिल करके आज सब लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो it is I'm really appreciate everyone and let's start the session as soon as possible. Agar we are all ready then just
let's show of hands so we can start the session. Yeah. ओके देन। सो सबसे पहले जो हम सेल्स के बारे में समझते हैं वो क्या चीज होती है, आप सब लोग, मैंने, दीपक ने मुझे बताया, काफी सारे लीडर बोर्ड्स भी दिखाए मुझे। सो आई नो लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी इनटू सेल्स और सेल्स कर ही रहे हो, बट व्हाट इज सेल्स बेसिकली, पहले एक छोटा सा वो समझ लेते हैं। सेल्स का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, चाहे आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या बेच रहे हैं, दिस इज अ टू सिंपल थिंग, ठीक है। बट एज अ सेल्स लीडर या सेल्स मैनेजर या सेल्स एक्सपर्ट, आपका काम होता है जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर जो डेवलपर है उस प्रोडक्ट का या कोई सर्विसेज का, उसको उनके कस्टमर के साथ मिलाना। नाउ दैट्स दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सेल्स लीडर, कि इन दो लोगों को मिलाना है हमको। ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया सेल्स। अब सेल्स जो है, एक्चुअली सब लोगों को पता है कि हम लोग सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये तीनों वर्ड्स का यूज करते हैं, बट काफी लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। सेल्स इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट एंड ब्रांडिंग इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। सो पहले छोटा सा मैं आपको बहुत ही क्रिस्प में ये समझा देता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सो बेसिकली सेल्स इज द लास्ट थिंग, इन तीनों में से सेल्स सबसे लास्ट में आता है, उसके पहले आता है मार्केटिंग। सो अगर आपको अच्छा सेल्स करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का या अपने सर्विसेज का अच्छे से मार्केटिंग करें, क्योंकि जब आप अच्छा मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छा लीड नहीं आएगा, अगर अच्छा लीड नहीं आएगा तो आपके पास अच्छे कस्टमर्स नहीं आएंगे, और अगर अच्छे कस्टमर्स नहीं आए तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप सेल्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैंने काफी सारे सेल्स एक्सपर्ट से अभी तक पिछले 10-12 साल से, जब भी मैं जिसमें इंडस्ट्री में हूँ, सेल्स इंडस्ट्री में, मैंने काफी लोगों को मिला हूँ जो सुपर एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बट वो बोलते हैं हम सर सेल्स नहीं कर पा रहे। आप में से भी काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा, इज देयर एनीवन जिनके जिनके ये क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ। सो जस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन, तो मैं साथ साथ में आपके साथ, सो यस बोल दीजिए। काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे मेरे में कैपेबिलिटीज भी है, बट मैं सेल्स नहीं कर पाता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि योर मार्केटिंग लैकिंग, बिकॉज आपका अच्छा मार्केटिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप अच्छे लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज द रीजन यू आर नॉट गेटिंग अ पोटेंशियल क्लाइंट। और जब तक आपको पोटेंशियल क्लाइंट नहीं मिलेगा तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, आप सेल्स नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट, कितने भी होशियार क्यों ना हो। सो ऑलवेज फोकस, ऑलवेज पे अटेंशन टू मार्केटिंग, थोड़ा सा बजट रखिए मार्केटिंग के अंदर, अच्छे लीड जनरेट करिए। आप किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि मैं कैसे लीड जनरेट करूं, अभी ये प्लेटफॉर्म का नाम ही लीड गुरु है। So there are a lot of lead gurus here who can help you. Deepak hai, and there are a lot of other people, I'm sure there are, who can help you to teach how to generate good, positive and जिसको बोलते हैं क्वालिटी लीड्स। एक शब्द होता है क्वालिटी लीड्स, देयर आर लीड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मुझे अगर मेरा प्रोडक्ट बेचना है, मेरे पास कोई 100 लीड आ गया, तो मैं उससे, जो भी मुझे लीड दे रहे हैं, मैं उससे एक ही चीज पूछता हूँ, भाई इसमें से कितनी क्वालिटी लीड्स है, आप मुझे वो बताओ। क्वालिटी लीड्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग मेरा फोन उठाएंगे, या फिर जो मेरे प्रोडक्ट देखने के लिए आएंगे, या जो मुझे समझेंगे, ये सारी चीजें जो होती है उसे कहते हैं क्वालिटी लीड्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ क्वालिटी लीड, ओनली देन योर सेल्स, जो आपका पूरा फनल है, वो काम लगेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स, और उसके लिए अच्छा मार्केटिंग करना जरूरी है। नाउ अगर आप अच्छा मार्केटिंग किया, अगर आपने अच्छा सेल्स किया, देन इट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ ब्रांड नेम। तो पहले आता है अच्छा मार्केटिंग, उसके बाद आता है अच्छा सेल्स, एंड देन आता है अच्छा ब्रांडिंग। और एक बार जैसे आपका ब्रांड बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे अगर आपका ब्रांड नेम मार्केट में आ गया, वो चाहे सेल्फ ब्रांड नेम भी हो सकता है या आपको प्रोडक्ट ब्रांड नेम भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी, ठीक है, सब लोग धोनी को तो जानते ही हो, राइट। सो धोनी इज हिमसेल्फ इज अ ब्रांड नेम, राइट। अगर आज धोनी कुछ भी कर ले, कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज मार्केट में ला दे, या कोई भी प्रोडक्ट अगर वो यूज भी कर रहा है, जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा कि धोनी प्लेन में जा रहा है एंड ही इज प्लेइंग कैंडी क्रश, बस किसी ने उनका वीडियो उतारा और वो उनको नेट पे डाल दिया, एंड सडनली कैंडी क्रश के हजारों करोड़ों डाउनलोड्स हो गए। सो ही इज लाइक अ ब्रांड नेम। तो अगर आपका जैसे ब्रांड नेम बन जाता है, जैसे आप खुद का ब्रांड नेम बनाओ या किसी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल शूज, तो नाइकी के शूज है, सो दे आर अ ब्रांड नेम। अभी उनको अगर वो मार्केटिंग नहीं भी करेंगे ना, तो भी उनका सेल होना है, बिकॉज इट हैज बिकम अ ब्रांड नेम। तो वो ब्रांड नेम जब बन जाता है तो फिर आपका सेल्स मार्केटिंग फनल काफी इजी हो जाता है। बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब नाइकी को नाइकी बनने में कितना टाइम लगा, धोनी को धोनी बनने में कितना टाइम लगा। तो ब्रांड नेम अगर आपको क्रिएट करना है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट उससे के लिए आपको जरूरी होता है अच्छा सेल्स करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपने क्लाइंट्स को खुश रखना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना, उनको रिपीट करना, उनसे रेफरेंस लेना। ये सारी चीजें जब आप करते हैं
तब आप एक अच्छा बड़ा सा सेल्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो दिस इज जस्ट ए जनरल इंट्रोडक्शन। और अब हम शुरू करेंगे। जैसे आज का हमारा कोर्स का आज हम जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द अल्टीमेट सेल्स प्लेबुक। इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको आज एक 10 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा, जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अगर आपने अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लिया और अगर आप उसको यूज करना शुरू कर दिया, देन आई एम श्योर कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। चाहे वो छोटे से छोटा एक बुक भी क्यों ना हो, या बड़े से बड़ा फ्लैट भी क्यों ना हो, या बंगलो भी क्यों ना हो, आपको ये बुक हमेशा अपने साथ रखनी है। जब कोई भी प्रकार का आप सेल्स कर रहे हो, छोटा बड़ा, इट डजंट मैटर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स में 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब लोग, एक 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है लो टिकट सेल्स, जहां पे प्रोडक्ट्स की प्राइस कम रहती है। जैसे कुछ भी चीज, कोई भी चीज है जो 1000, 2000, 5000 रुपए की है, सो दिस कंसिडर्ड एज अ लो टिकट सेल। सेकंड होता है मिड टिकट सेल, जो 5000 रुपए, 10,000 रुपए से शुरू होके 50,000, 1 लाख तक जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, उसे कहते हैं मिड टिकट सेल्स। ये मेरा खुद का परसेप्शन है। डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर ये परसेप्शन डिफर करता है, बट ये दिस इज माय जनरल परसेप्शन। और जो भी प्रोडक्ट्स 1 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, मोबाइल फोन एप्पल का, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के मोबाइल फोन्स महंगे आते हैं तो दे आर हाई टिकट। गाड़ी हो गई, मकान हो गया, लैंड हो गई, या फिर ये सारी चीजें जो आती है, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज एन हाई टिकट प्रोडक्ट्स। तो मैं जो आज आपको एक प्लेबुक बताऊंगा, उसके अंदर 10 स्टेप का प्रोसेस है। ये प्लेबुक आपको किसी भी सेल्स में काम लग सकती है, चाहे वो लो टिकट हो, मिड टिकट हो, या हाई टिकट हो। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी जो लो टिकट सेल्स में शायद आपको यूजफुल ना हो, बट ठीक है, उसको ओमिट कर दीजिए ना। मैं आपको 10 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा। अगर उसमें से 4 स्टेप आपको यूज होते हैं आपके प्रोडक्ट पे, तो 4 स्टेप को यूज करिए। 5 स्टेप यूज होते हैं तो 5 स्टेप यूज करिए। 10 स्टेप यूज होते हैं तो 10 स्टेप यूज करिए। इट डजंट मैटर, बट ये पूरा जो एक प्रोडक्ट है, जो 10 स्टेप का जो पूरा ये प्रोसेस है, प्लेबुक है, वो आपको किसी भी सेल्स में काम लग सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्लेबुक इज कॉल्ड लीड जनरेशन। जिसकी वजह मैंने आपको बात किया अभी कि एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा लीड जनरेट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो यू नीड टू यूज लॉट ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स। ठीक है, जैसे वो ऑनलाइन फेसबुक एड्स आती है, इंस्टाग्राम पे एड चलता है, लिंक्डइन पे एड्स आती है, फिर एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होती है, फिर न्यूज़पेपर एड्स होती है, होर्डिंग्स के एड्स होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ एड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। कुछ भी आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग गिमिक्स को यूज करके आपको अच्छा लीड जनरेट करना है। अगर आप खुद लीड जनरेट करना आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, देन यू टॉक विथ some marketing experts who can help you generate very good number of leads। अभी इसमें नंबर्स मतलब मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 1000 लीड कर लो, ऐसा बात नहीं है। तो लीड इज शुड बी क्वालिटी लीड। चाहे आप 10 लीड करो जनरेट दिन में, बट वो 10 की 10 लीड ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, अगर उन्होंने फोन उठाया तो आपसे बात करने के लिए तैयार है, उन्होंने खुद नंबर दिया हुआ है। कभी कभी बार ऐसा होता है कि लीड के नाम पे आपको 100-200 लीड मिल जाती है, बट फिर बाद में आप जब कॉल करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो मैंने तो नंबर डाला ही नहीं था, तो ये मेरा नंबर आपके पास कहां से आया। सो दीज आर समटाइम्स हैपेंस, जब आप अच्छी लीड जनरेट नहीं करते हो या आपको गलत गलत लीड मिल सकती है। तो सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, आपको लीड जनरेट करनी है क्वालिटी लीड्स। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए या फिर किसी भी मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ बैठिए और समझिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आप ये खुद भी लर्न कर सकते हैं। मे बी इफ यू आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, या फिर आप किसी भी डिजिटल मार्केटर को फॉलो कर लीजिए, तो वो काफी ट्रिक्स बताते रहते हैं। जैसे मैंने खुद ने भी ऐसा ही सीखा हुआ है। और यू कैन गो टू सम कोचिंग क्लास, या फिर आप किसी मेंटर की मदद ले सकते हैं। देन लर्न टू हाउ टू जनरेट लीड्स। अभी मान लो आपके पास टाइम नहीं है लीड जनरेट करने का, देन यू हायर समबडी। आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लीजिए, उनको बोले कि मुझे लीड जनरेट करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि मैं लीड जनरेट कर सकता हूं, बट आई डोंट हैव टाइम, तो मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर लिया है। नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मी लीड्स। तो उसी लीड का मैं, मेरी टीम जो है इस्तेमाल करके सेल्स करती है। सो इफ यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ, इट्स वेरी गुड। आपको सीखना तो बिल्कुल ही चाहिए, बट आप नहीं कर सकते हैं, देन टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। सो ये हो गया पहला स्टेप ऑफ सेल्स, विच इज कॉल्ड लीड जनरेशन। नाउ सेकंड स्टेप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हाउ टू अप्रोच अ प्रोस्पेक्ट। नाउ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? तो आपके पास जब लीड आया तो एवरी लीड इज योर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि जो क्लाइंट आपसे परचेस करने के लिए आपके लिए क्वालिफाई होता है, जो भी आदमी या जो भी लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्वालिफाई होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोस्पेक्ट। सो यू हैव टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, अप्रोच करना है पहले प्रोस्पेक्ट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बेच रहे हैं, सो हाउ मेनी पीपल हियर आर डूइंग सेल्स ऑनलाइन, या फिर आप कॉल करते हैं, आप एसएमएस करके व्हाट्सएप करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे? यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो टेलीकॉलर है और टेलीकॉलिंग करके सेल्स करते हैं। Yes, lot of people, yeah. WhatsApp, yes, very good. WhatsApp marketing is also comes under telecalling because you are using phone for that, right? Yes, आप डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम डीएम आप सब आप करके सेल्स करते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टेलीकॉलिंग बिकॉज आप मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं। सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस। अभी क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि आपने डीएम किया इंस्टाग्राम पे पर उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया आपको, बहुत सारी बार ऐसा हो सकता है, देन दोज लीड्स आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप कर दिया बट रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, ऐसा भी हो सकता है। सो दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि आपका नंबर, उनका नंबर आपके पास आया हुआ है। अगर उनका नंबर उनको पता होता कि उन्होंने खुद ये नंबर डाला हुआ है जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो उसके लिए, तो वो तुरंत ही आपको रिप्लाई करेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि आपने मैसेज के तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है कि बोला हाँ हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, राइट? ऐसा होता है सबके साथ, बट काफी बार मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता है। तो दैट मीन्स कि दोज लीड्स जो आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, दीज आर नॉट योर क्वालिटी लीड्स। और जो रिप्लाई आपको दे रही है, दीज आर योर क्वालिटी लीड्स। तो आपको फोकस करना है, आपको रिसर्च करना है कि ये जो नंबर मेरे पास आए थे, जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, वो कहाँ से आए थे, मैंने कैस कौन सा क्राइटेरिया डाला था ये लीड जनरेट करने के लिए, या किस बंदे ने मुझे ये लीड दिया था। तो ये फिर उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, बिकॉज आपको जब पता चल जाएगा कि इस चैनल से मुझे क्वालिटी लीड्स आ रही है, देन ओनली फोकस ऑन दैट चैनल एंड ट्राई टू जनरेट मोर एंड मोर लीड्स टू दैट। अभी देखिए, किसी को भी अप्रोच करना है, अभी कैसे अप्रोच करा जाए किसी को भी? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज डोंट कॉल रैंडमली, बिकॉज आजकल आपको पता है कि लोग रैंडम कॉल्स आते रहते हैं, बैंक से कॉल आते हैं, इंश्योरेंस वाले के कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग, तो पीपल आर, और सब लोगों के फोन में अब ट्रू कॉलर भी होता है, तो उनको पता चल जाता है कि यार ये कोई स्पैम कॉल है या कोई फेक कॉल है। लोग उठाते भी नहीं है, समटाइम्स दे डोंट पिक अप द फोन अगर वो अननोन नंबर से आता है तो। सो द बेस्ट थिंग, द बेस्ट अप्रोच टू कॉल एनीबडी इज फर्स्ट सेंड देम अ मैसेज कि सर आई रिसीव्ड, आप मैसेज लिख दीजिए कि सर मुझे आपका नंबर यहां से मिला है, इस रेफरेंस से मुझे आपका नंबर मिला है, एंड मुझे ऐसा बताया गया है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, और उसी रीजन से उसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज आपको कॉल कर रहा हूं। आप ऐसा एक छोटे से शब्दों में, 2-3 वाक्यों में आप एक मैसेज ड्राफ्ट करके उनको भेजिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई भी मैसेज भेजे तो बल्क मैसेज मत भेजिए, ऑलवेज मेक इट पर्सनलाइज। अगर आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो डोंट से हे आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ऐसा मैसेज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर से हे, ऐसे ऐसे मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज होती है उसको यूज मत करिए। डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट कैसा है, उनको रिस्पेक्टफुली अप्रोच करिए कि डियर सर, मुझे, या सर लिख दीजिए या फिर नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल डियर जय, आई रिसीव्ड योर नंबर फ्रॉम दिस चैनल, मुझे मुझे बताया गया है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो उसी रीजन से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो टेल मी व्हाट टाइम आई कैन कॉल यू। बस इतना छोटा सा मैसेज जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो उनको मजा आता है, उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि नहीं, आप उन्हें पर्सनल अप्रोच कर रहे हैं, उनके नाम से आप उनको बुला रहे हैं। जब आप किसी भी अप्रोच में नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दैट क्लाइंट टू टू रिस्पॉन्ड टू यू, बिकॉज ये एक साइकोलॉजी है। हमको, हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना, बचपन से ऐसी होती है कि हमको नाम से बुलाया जाता है घर के अंदर। आप घर में भी अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो दौड़ रहा है इधर, आप जैसे उसको नाम से बुलाएंगे वो तुरंत घूम के देखेगा, राइट? सो यही साइकोलॉजी होती है हमारे नाम के अंदर, कि अब जब किसी को नाम से पुकारते हैं तो वो तुरंत ही अटेंशन देते हैं आपकी बात के ऊपर। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ड्राफ्ट अ मैसेज विद पर्सनलाइज नेम, रैंडम बल्क मैसेज मत भेजिए, इंडिविजुअल लीड्स को अप्रोच करिए विद नाम। अभी तो काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, राइट, इन मार्केट में, जहां पे आपको इंडिविजुअल मैसेज भी नहीं करना होता, यू जस्ट यूज दो सॉफ्टवेयर और वो ऑटोमेटिकली मैसेज, बल्क मैसेज देता है, बट पर आपके पर्सनलाइज नाम से ही जाता है, ईमेल्स में स्पेशली। तो यहाँ पे काफी लोग कोल्ड ईमेल्स भी भेजते होंगे, एनीबडी हियर जो कोल्ड ईमेल का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, यस लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले हाउ मेनी पीपल आर ऑल्सो यूजिंग कोल्ड ईमेल्स, ठीक है? सो ईमेल्स के जब आप कोल्ड ईमेल भी भेजते हो तो डोंट सेंड रैंडम ईमेल लाइक हे, ये ऐसा करके नहीं भेजना है आपको। एवरी ईमेल शुड गो विथ पर्सनलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहें तो ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में ही उसको पर्सनलाइज कर दीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अ क्लाइंट टू ओपन दैट ईमेल, बिकॉज जो ईमेल ओपनिंग रेशियो होता है वो काफी लो होता है, 10% के आसपास है अभी ईमेल ओपनिंग रेशियो। पर जब आप सब्जेक्ट लाइन में ही लिख देते हैं कि आपने सब्जेक्ट डाल दिया, तो मैं तुरंत ही उसको ओपन करूंगा कि भाई मेरे नाम से ईमेल आया है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच करें, उसे पर्सनलाइज तरीके से अप्रोच करें आप। अभी ये वो चीज है जो अब आएगा, ये दिस वाज द सेकंड स्टेप। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया। पहला स्टेप था लीड जनरेशन, सेकंड स्टेप था हाउ टू अप्रोच द प्रोस्पेक्ट। इज एवरीबॉडी विथ मी हियर? सब लोग सुन रहे, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाय एवरीबॉडी जय, सॉरी से टू यस इन द इंटरप्ट यू। कमेंट्स। तो मुझे लगे कि नहीं, सब लोग सुन पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ कुछ लोग क्या। जय, आपका वॉइस एंड वीडियो कट रहा है, आई मीन लैग हो रहा है। आई थिंक देयर शुड, शायद नेटवर्क में कुछ कनेक्शन। अभी आ रहा है, क्लियर आ रहा है अभी? इज योर इट, वॉइस इज क्लियर एम बट आई विजिबल? हाँ, वॉइस इज क्लियर बट वीडियो में ओके, थोड़ा सा इशू हो रहा है। थोड़ा आई थिंक नेटवर्क का कनेक्शन का इशू है, बट इफ माय वॉइस इज ऑडिबल देन इट्स फाइन क्लियरली। हाँ हाँ, वॉइस ऑडिबल है आपकी। ओके ओके, बिकॉज अभी अगर मैंने कनेक्शन चेंज किया ना, तो इट माइट डिस्टर्ब द मीटिंग, दैट्स व्हाई। शुड आई ट्राई टू Yeah, like you connect can with change the another connection. Wi-Fi? You can change the connection. Till that, like 2-3 minutes, it will take, not more than that. ओके ओके, ठीक है। Okay, guys, हम बिकॉज दो मुझे मिनट भी का एक वेट मैसेज, करते हैं। राइट, Let's- let's go on for 5 minutes. हम्म, हाँ, let's try again for 5 minutes. अगर नहीं होता है then I'll try to change the connection. ठीक है, Okay. श्योर। So now हमने अभी दो स्टेप सीख लिए। The first step is lead generation and second step is how to approach the prospect. ठीक है। Now the third step जो हमारे लिस्ट के अंदर आता है, जो थर्ड स्टेप इज, जो प्ले बुक के अंदर जो थर्ड स्टेप है, दैट इज रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो शायद उसके अंदर ये स्टेप काम में ना आए, बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। व्हेन यू आर डूइंग लो टिकट सेल्स, यू हैव हार्डली 5 to 6 मिनट्स। कोई भी क्लाइंट होगा वो आपको 5 से 6 मिनट फोन के ऊपर बात करेगा आपसे। उसके बाद वो भी बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ काम से होते हैं, उससे ज्यादा लंबा कोई बात नहीं करता है। सो जब आप फिर भी आपके पास जो 5-6 मिनट है, उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है कि आप उन क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट हाई टिकट सेल्स, जब हम हाई टिकट सेल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि यू नीड टू रिसर्च अबाउट द क्लाइंट। उनको अप्रोच करने से पहले आपको उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। रीजन कि जब आप उनसे मिलने जाए तो वो आपको बहुत ही शायद कम समय भी देना, तो उनका आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर होना चाहिए, दैट शुड बी गुड। सो जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उसके अंदर ये एक तरीका आता है जिसको कहते हैं रिसर्च अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको क्लाइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बट काफी क्या होता है कि जैसे आप डीएम कर रहे हैं या आपको रैंडम लीड्स आई है, तो उसमें आप रिसर्च नहीं कर सकते क्लाइंट के अनुसार, उस क्लाइंट के ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर यू हैव टू आस्क देम। आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम होता है। ये चीज को ऑल्सो प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो भी जो नो योर क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्टिंग इज समटाइम्स द सेम थिंग जब आप लो टिकट सेल्स कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग हाई टिकट सेल्स, तो उसके अंदर ये दोनों स्टेप डिफरेंट होते हैं। सो जब आप क्लाइंट को कॉल करें या आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट एज मच एज पॉसिबल अबाउट द क्लाइंट। ठीक है, कॉल करने के बाद उनको पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, और मैंने आपको पहले मैसेज किया था। अभी उन्होंने मैसेज का आगे जो आपने स्टेप 2 किया था कि आप टू अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, उसमें आपने मैसेज किया होगा, उसका रिप्लाई आया होगा आपका, तभी आपको उनको कॉल करना है। तो इट शुड मैटर कि वो जो क्लाइंट आपको बोले उसी टाइम पे आप उनको कॉल करें, बिकॉज उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको 12 बजे बोला, आप उनको 2 बजे कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। व्हेन द क्लाइंट टेल्स यू कि कब आप मुझे फोन करना है, आप उसी टाइम पे उनको फोन करिए और फिर उनको बोलिए कि सर मैं इस कंपनी से हूँ और ये प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको अप्रोच किया था, आपका नंबर मुझे मिला था, सो मे आई नो समथिंग अबाउट यू एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। आपको क्लाइंट को यही पूछना है कि सर क्या मैं आपकी सर्विसेज के बारे में जान सकता हूँ, क्या मैं आपके इंटरेस्ट के बारे में जान सकता हूँ, क्या मैं आपके रिक्वायरमेंट के बारे में जान सकता हूँ। एंड देन यू टेल देम दैट आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विसेज है वो कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सो दिस इज हाउ यू नो अबाउट क्लाइंट। तो इसी तरह से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। You have to find out some interesting things about client जो आपके कंपनी के या आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कॉमन भी हो सकती है। I know it
इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन, बट आप धीरे धीरे इस चीज को समझ सकते हैं। जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ये सारे टॉपिक के ऊपर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस चीज को एलाबोरेट किया जाए, किस तरह से इस चीज को यूज किया जाए, ठीक है। सो द थर्ड स्टेप इज अप्रोचिंग द क्लाइंट, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स इज प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि लो टिकट सेल्स में थर्ड एंड फोर्थ स्टेप एक ही होता है, बट व्हेन यू आर इनटू मिड टिकट सेल्स और यू आर इनटू हाई टिकट सेल्स, ये दोनों स्टेप अलग हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीड आया, आपने उनको अप्रोच किया, फिर क्लाइंट ने आपको नंबर दिया, आपने उनको कॉल किया। नाउ इस कॉल के दरमियान आपको जज करना है कि क्या ये क्लाइंट मेरे सर्विसेज या मेरे प्रोडक्ट के लिए काम का है या नहीं, क्या ये मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज परचेस करेंगे या नहीं, ये आपको जज करना है। अभी इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आप जैसे जैसे सेल्स फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स करते जाएंगे, ये चीज आपको आने लगेगी। सो इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। सो अगर आपको ये चीज, आपको कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सेल्स में आगे बढ़िए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आती जाएगी, आप इस चीज को सीखते जाएंगे। आप क्लाइंट को फोन करेंगे ना, 2 मिनट बात करने में आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्लाइंट सच में इंटरेस्टेड है या नहीं। इतना आपके पास पावर आ जाएगा, इतना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे व्हेन यू आर डूइंग सेल्स फॉर थोड़े 3 4 5 साल तक जब आप सेल्स करते रहेंगे, तो देन यू विल बिकम एक्सपर्ट लाइक दैट। तो पहले साल में नहीं होगा या पहले महीने में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। बट ये होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, जहां पे आपको क्लाइंट को स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसकी वजह से, जिसके आंसर से आपको पता चलता है कि ये क्लाइंट मेरे काम का है क्या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो जब क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं जब अपना प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि सर आप कहाँ पे रहते हो, देन ही विल से कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो सर व्हाई आर यू लुकिंग टू चेंज, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बाय, आप क्यों ये नया फ्लैट परचेस करने निकले हैं, आप क्यों ये नया फ्लैट ढूंढ रहे हैं। तो वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत कंजस्टेड हो गया है, पुराना एरिया हो गया है, या मेरा घर बहुत पुराना है इसलिए मुझे नया घर ढूंढना है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है जिनके लिए मुझे अलग से रूम चाहिए, मुझे फ्लैट बड़ा करना है। सो जब ये सारे क्वेश्चंस मैं उनको पूछता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, दिस क्लाइंट इज रियली इंटरेस्टेड। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और अगर क्लाइंट ने अच्छा जवाब नहीं दिया, देन आई अंडरस्टैंड कि ये क्लाइंट को परचेज नहीं करना है, ये सिर्फ ऐसे ही रैंडमली वॉक इन इंक्वायरी करने आए हैं, उनको सच में इंटरेस्ट नहीं है मेरे प्रोडक्ट में। सो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद डिराइव करने पड़ेंगे, खुद इसको बनाना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अनुसार, ताकि आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि उनसे बात करने से तुरंत ही पता चल जाए कि ये क्लाइंट मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है या नहीं। अभी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये प्रोस्पेक्टिंग फिल्टरिंग से आपका टाइम बचता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप एक ही क्लाइंट को बार बार फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप करते जा रहे हैं, फॉलोअप करते जा रहे हैं, वो आपको डिफरेंट टाइम दे रहे हैं, एक दिन से दूसरा दिन, कल फोन करिए, परसों फोन करिए, ऐसा होता है, राइट। सबके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। सो ऐसा जब होता है तो आपका टाइम बिगड़ता है, और फिर 1 महीने बाद वो आप बोल देंगे कि चलो अब मुझे नहीं परचेस करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये जो आपका टाइम बिगड़ा 1 महीने का एक लीड के पीछे, अगर आप वो नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी मास्टर एट प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। आपको पहले ही कॉल में या दूसरे ही कॉल में पता चल जाना चाहिए कि ये क्लाइंट मेरे सर्विसेज परचेस करेंगे या नहीं, या ये क्लाइंट मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं। सो इस फोर्थ स्टेप को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है। पहला स्टेप हो गया लीड जनरेशन, सेकंड स्टेप हो गया अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जहां पे आपको मैसेज करना है या अप्रोच करना है क्लाइंट को। थर्ड स्टेप हो गया अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग, जहां पे आपको कॉल के ऊपर उनके बारे में कुछ जानना है, उनके रिक्वायरमेंट के बारे में जानना है, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है। एंड फोर्थ स्टेप हो गया फिल्टरिंग, जहां पे ये सारे क्वेश्चंस जो आपने पूछे रिलेशनशिप बिल्डिंग के दरमियान, उससे जज करना है कि आपका क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए प्रॉपर है या नहीं, ये लीड आपका प्रॉपर था या नहीं, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये लीड प्रॉपर नहीं था, तो उसे वहीं क्लोज कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। और अगर आपको लगे कि नहीं ये लीड अच्छा था, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके उनको आगे लेके जाइए, ठीक है। नाउ फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप जो आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। सो प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन में ऐसा है, सिंपल चीज है, उन्होंने आपका बात सुना, उन्होंने आपका कॉल पिक किया, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया, आपने फिल्टर लीड को फिल्टर कर लिया, ठीक है। नाउ इट इज मेन टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। अब प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे आप कोर्स बेच रहे हो, चाहे आप गाड़ी बेच रहे हो, या चाहे आप घर बेच रहे हो, आप कब बेच पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोइंग इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप बेचोगे क्या, राइट। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट इज
उस प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज गैदर करिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, वो प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो प्रोडक्ट किस क्लाइंट के लिए बना हुआ है। जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है बेचने के लिए उनसे पूछिए कि मुझे आप कम से कम 10 पॉइंट बताइए कि ये प्रोडक्ट कोई ले तो क्यों ले, और कोई ना ले तो क्यों ना ले, और किसी के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों है। मुझे आप 10 पॉइंटर्स दीजिए ताकि मैं जब क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूं तो पता चल पाए। अभी उस प्रोडक्ट जो एक्सप्लेनेशन होता है वो सिंपल होता है कि आपको प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स है वो बताने हैं। अभी आपने जब आप क्लाइंट को दूसरे स्टेप में, जब आप क्लाइंट के साथ अप्रोच कर रहे थे, उनको प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, तब आपने प्रॉब्लम्स को जान लिया है ना। इस स्टेप के अंदर जो पांचवा स्टेप है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपने डिराइव करी क्लाइंट की, वो ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेगा। सो बेसिकली द होल आइडिया अबाउट दिस स्टेप इज आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दैट इज द बेस लाइन। ये लिख लीजिए आप सब लोग कि पांचवा स्टेप जो है प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको क्लाइंट को ये जस्टिफाई करना है कि मेरा प्रोडक्ट ही आपके लिए बेस्ट है और मेरा प्रोडक्ट ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका पांचवा स्टेप, दैट इज प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन। अब छठा स्टेप आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी आपने एक बार थियरी तो एक्सप्लेन कर दिया, राइट? आपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा सब कुछ बोल दिया, क्लाइंट ने सब सुन भी लिया, शायद क्लाइंट 50% कन्विंस भी हो गया, बट नाउ व्हाट? क्लाइंट क्या बोलेगा कि भाई मुझे ये तो सब ठीक है बट परचेज करने से पहले मुझे थोड़ा उसको यूज करना है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। आप अगर कोई गाड़ी परचेज करने के लिए जाते तो आप सीधा ही परचेज कर लेते? नहीं ना। क्या करते हैं आप? टेस्ट ड्राइव लेते हैं, राइट? हाउ मेनी पीपल यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है गाड़ी का? पहले क्या कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही गाड़ी खरीद लिया, या स्कूटर का टेस्ट ड्राइव लिए बिना ही स्कूटर खरीद लिया? ऐसा तो होता नहीं है। तो आपने उस चीज का पहले टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है। तो यही चीज होता है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के अंदर। आप जो भी चीज बेच रहे हो, चाहे वो छोटा से छोटा चीज भी क्यों ना हो या बड़े से बड़ा फ्लैट भी क्यों ना हो, उसका छोटा सा डेमो देना पड़ता है। जैसे कोई आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर का डेमो दीजिए। आप उनको 7 डे ट्रायल दे दीजिए कि सर 7 दिन आप प्रोडक्ट यूज करिए, मैं आपको 7 दिन का ट्रायल देता हूँ। या फिर आप फॉर एन एग्जाम्पल कुछ और क्या क्या हो सकता है, आप मतलब लो टिकट सेल्स के अंदर मान लो आप कोई कोर्स बेच रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको उसका ग्लिम्स देना पड़ता है कोर्स का, कि आप छोटे छोटे उनके वीडियोस के अंदर या फिर उसका कोई ट्रेलर जो होता है वो दिखा दीजिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होता है उसका यूजर एक्सपीरियंस, ताकि उसको आइडिया लग जाए कि वो जो चीज परचेज करने वाला है आदमी, वो ये जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो किस तरह का है। और एक बार वो अगर वो प्रोडक्ट में कन्विंस हो गया कि हाँ ये यूजर एक्सपीरियंस के बाद कन्विंस हो गया है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बेचना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये स्टेप जो है ना वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर आप उनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के दिमाग के साथ। अगर वो कन्विंस नहीं भी है, पहले थियरी से कन्विंस नहीं है, आपसे कन्विंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करेगा खुद, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर आपका जो पकड़ होता है ना, क्लाइंट के दिमाग के ऊपर पकड़, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वंस यू गिव द यूजर एक्सपीरियंस। जैसे हम फोन लेने जाते हैं तो फोन के मॉडल्स पड़े होते हैं, ठीक है, हम उसको यूज करके स्वाइप करके देखते हैं। कंप्यूटर पे अगर लैपटॉप लेने जाते हैं तो उसमें भी हम लोग कंप्यूटर को यूज करके देखते हैं कि भाई कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग यूजर एक्सपीरियंस। दिस इज द सिक्स्थ स्टेप। तो हमारे 6 स्टेप हो गए। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज लीड जनरेशन, जहां पे आपको क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। सेकंड स्टेप इज अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जहां पे आपको उनको पर्सनलाइज वे में क्लाइंट को अप्रोच करना है, क्लाइंट को पर्सनलाइज वे में उनसे बात करनी है ताकि उनको आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाए। तीसरा स्टेप आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जब वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए तो आपको उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछने ताकि आप क्लाइंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए। ये होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। फिर फोर्थ स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग, जहां जहां पे अंदर आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आपको ये जज करना है कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो ये हो गया आपका चौथा स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग। फिर पांचवा स्टेप है आपका प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल्स पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज यूजर एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसा कई हो सकता है काफी प्रोडक्ट्स के अंदर यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, देन इट इज ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि मेनली यूजर एक्सपीरियंस जो होता है वो मिड एंड हाई टिकट सेल्स में देना पड़ता है। अगर आप लो टिकट सेल्स में हैं, यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो फाइन। कोई वो स्टेप शायद आप में लागू ना भी हो। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप आप में लागू होने चाहिए, कुछ कुछ स्टेप शायद नहीं भी लागू होंगे, बट अगर होता है तो डेफिनेटली उनको यूजर एक्सपीरियंस दीजिए। नाउ 7th स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग एंड ऑफर। ठीक है, सो अगर हम प्राइस के बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपके पास एक अथॉरिटी होता है प्राइस नेगोशिएट करने का, आपके पास एक अथॉरिटी होता है प्राइस में डिस्काउंट देने का। बट अगर आप एक मिडल मैन है, आप एक मिडल चैनल से काम करते हैं कि आपका प्रोडक्ट बनाने वाला अलग है, प्रोडक्ट खरीदने वाला अलग है, और आप सिर्फ एक ऐसे मिडल मैन बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्राइस में अच्छे प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर पाते। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको प्राइस जो आपको ऑफर करनी है वो इस तरह से उनको ऑफर करनी है कि दे बिलीव कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो इस प्राइस में जो ये पे कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा बढ़िया है। सो ऑलवेज यू हैव टू को रिलेट योर प्राइस विद योर प्रॉब्लम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो जो कार मैकेनिक होता है, जो आप कार अगर आपने सर्विस में दिया, ठीक है, तो अगर आप मान लो आपके गाड़ी में कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट बिगड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि शायद चल जाएगा ये चीज, मैं शायद उसको नहीं भी रिप्लेस करूंगा तो। बट जब आपको मैकेनिक बोले कि सर अगर आपने ये प्रोडक्ट मान लो 1000 रुपए का है, बट अगर आपने इसको चेंज नहीं किया तो शायद आप कहीं पे अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाए, अगर कुछ रास्ते में ये 1000 रुपए वाला प्रोडक्ट बिगड़ गया, देन इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। आप शायद अटक सकते हैं, आपका गाड़ी नहीं चलेगा। तो तुरंत आप क्या सोचेंगे, अरे यार मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, अगर अटक गया तो मेरा ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो 1000 रुपए का चीज मैं बदल देता हूँ। तो लोग तुरंत ही वो चीज 1000 रुपए की चीज छोटी लगने लगती है जब आप उसको किसी बड़े प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हैं। तो सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्राइस ऑफर करें तो उसको वो चीज छोटी लगनी चाहिए, उसके सामने उनका प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बड़ा लगना चाहिए। आई नो ये थियरी में साउंड कर रहा है बहुत ही आसान, बट ये फिजिकली प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट इजी। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, सेल्स करते जाएंगे, तो आपको ये चीज समझ में आती जाएगी कि ये कैसे होता है। जैसे कोर्स के अंदर भी हम लोग, अगर आप जो कोर्स बेच रहे हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई कोर्स का प्राइस इज लाइक 10,000 रुपीज, बट अभी हम आपको 1000 रुपए में दे रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच कि हाँ ये जो हमारा कोर्स है, जिसके इसके अंदर जो नॉलेज है, ये आप नॉलेज शायद 10,000 रुपए का है, बट नाउ इट वी आर गिविंग इट इन 1,000 रुपीज। या ये कोर्स 50,000 रुपए की नॉलेज दे रहा है, बट नाउ वी आर गिविंग इट इन 10,000 रुपए में दे रहे हैं। सो द लोग क्या सोचते हैं, जो बाय करने वाला क्या सोचेगा, यार इसके अंदर 50,000 रुपए के चीज का नॉलेज है, पर अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो मुझे शायद ये कल या 6 महीने बाद मुझे 50,000 में खरीदना पड़ेगा, पर आज मुझे ये 5,000 में या 10,000 में मिल रहा है। सो मेरे लिए इतना बड़ा प्रॉफिट है, 40-50,000, 40-45,000 रुपए मुझे डिस्काउंट जो मिल रहा है वो शायद 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने के बाद ना मिले मुझे। सो ये जो एक चीज होती है कि आपको जो प्राइस है उसको उनके सामने जो एक प्रॉब्लम होता है उसको बड़ा कर दीजिए। जैसे ही वो बड़ा प्रॉब्लम के सामने प्राइस छोटा लगेगा तो इजीली आप सेल कर पाएंगे। अभी इसका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता हूं कि आप ऐसा बोलोगे तो बिक जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ये चीज यूज करता हूँ। काफी बार ये सक्सेस हो जाता है, काफी बार सक्सेस नहीं भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो नथिंग हैज अ 100% सक्सेस रेशियो। आपको इस चीज को बार बार यूज करनी है, और जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाएंगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा है ना, वो अगर एक क्लाइंट ने परचेज किया, देन यू नीड टू स्टडी कि जो पिछले वाला क्लाइंट था उसने नहीं परचेज किया, उसमें मैंने क्या क्या गलती कर दी, और ये प्रोडक्ट ये क्लाइंट ने परचेज कर लिया और इसमें मैंने क्या क्या चीजें चेंज करी है। तो जो चीज आप चेंज कर रहे हो उसको फॉलो करिए, जो चीज आपके लिए वर्क करती है उसको फॉलो करिए। नया चीज अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, बट जो भी चीज आपके लिए वर्क करती है उसे बिल्कुल करा कीजिए जब अभी आप प्राइस ऑफरिंग कर रहे हैं तब। सो ये हो जाता है 7वां स्टेप, जहां पे आपको प्राइस ऑफर करनी है, और प्राइस को ऐसे ऑफर करना है कि आपकी प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस उनके प्रॉब्लम से बहुत ही छोटी दिखनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कोरिलेट। नाउ इसका भी बहुत ही डीप स्टडी है कि इसको कैसे करा जाए, इसके लिए भी काफी एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को, मार्केट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जब आप यू एन यू आर डूइंग दिस फॉर मोर देन 5-6 ईयर्स तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे करना है, इसका कोई मेन्यू स्क्रिप्ट नहीं है, बट दिस इज वॉट द आइडिया इज, दिस इज वॉट द फंडा इज। तभी आप आपका प्राइस वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपका प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो नेक्स्ट 3 स्टेप है जिसको क्लोजिंग बोलते हैं, उसमें वो नहीं जाएंगे। सो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पोर्ट्रे दैट योर प्राइस इज वेरी चीप देन व्हाट सर्विसेज यू आर गिविंग टू योर क्लाइंट्स। नाउ 8th स्टेप हम की बात करते हैं। सो 8th स्टेप जो है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी क्या होता है कि आपको भी पता है कि जब भी कोई जगह पे आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, देन वो प्राइस ऑफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत एक ऑब्जेक्शन आता है, अरे यार ये तो बहुत महंगा है।
दिस इज द वेरी कॉमन। कितने लोगों ने ये सुना हुआ है कि इसमें आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जेक्शन सुना है कि भाई ये चीज तो बहुत महंगी है? बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन ऑफ एनी क्लाइंट कि ये चीज बहुत महंगी है। नाउ ये चीज जो भी ऑब्जेक्शन उनके आते हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन। वैसे तो 100 ऑब्जेक्शन अदर हो सकते हैं कि ये मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, या मुझे मेरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, ये चीज बहुत महंगी है, ये दिस आर द ऑब्जेक्शंस। अभी ऐसे ऑब्जेक्शन, हाँ बिल्कुल, जैसे कमेंट में किसी ने बोला पैसा नहीं है, दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट ऑब्जेक्शन, पैसा ही नहीं है। तो अभी कोई ऑब्जेक्शन आपको बोले कि पैसा ही नहीं है, तो देन इट इज प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबको समझ गए आप लोग? लीड जनरेशन पे। मतलब आपको ऐसा लीड दिया गया हुआ है जो आप डाउन द लाइन 7वें स्टेप पे आ गए उस लीड के साथ चलते चलते, और आपको अब वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, जो कि ये चीज आपको, अभी ये चीज जो आपके ऑब्जेक्शन है वो आपको पता चल जाने चाहिए इन प्रोस्पेक्टिंग एंड फिल्टरिंग, जो अपना चौथा स्टेप था। वहीं पे आपको ये चीज पता कर लेनी चाहिए थी कि उसके पास पैसा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने प्राइसिंग देने के बाद अगर वो बोलता है, देन हियर इज योर मिस्टेक। सो ये चीज है, पहले ही पता कर लो। जब आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तभी पता चल जाना चाहिए आपको कि उनके पास बजट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही लीड को क्लोज कर दिया जाए, और अगर है तो ही आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको रिलेशनशिप थर्ड स्टेप के अंदर आपको फाइंड आउट करनी है, उनके ऑब्जेक्शन। और वही ऑब्जेक्शन वो यहीं पे दोहराएंगे, आपको पता होना चाहिए, और उसको आपको हैंडल करना है। तो अभी उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसका भी कोई मेन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि कोई किसी का ऑब्जेक्शन है और आपने छड़ी घुमाई और वो चीज क्लियर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। सो आपको उनको मेंटर करना पड़ेगा। जब आप सेल्स कर रहे हैं, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि अगर वो बोले पैसा नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि सर फॉर एन एग्जाम्पल ये छोटा सा चीज है, वो अगर आपको इतने पैसे इकट्ठे करने में कितना टाइम लगेगा? या फिर आप क्या करते हैं, आपका कितना सेविंग है, आप कितना पैसे बचाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। एंड देन यू कैन से, वो बोलेगा यार, शायद मान लो कि वो बोलते कि ये कोर्स मेरा 10,000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और बोले मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मेरा सेविंग नहीं है। तो आप उनको बोलिए कि सर आप कब तक ये, आप कितना सेविंग महीने में करते हैं, या आप कितना सेविंग कर पाते हैं, कब जाके आप इतना कोर्स, आपका इतना पैसा होगा। या फिर आप उनको कोई टर्म्स दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप उनके उनके लिए कोई पेमेंट प्लान डिराइव करिए, जैसे हमारे पास होता है। एज अ रियल एस्टेट डेवलपर क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग 50 लाख का मैं फ्लैट बेचता हूँ, तो सबके पास नहीं होते 50 लाख, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको पेमेंट टर्म देनी पड़ती है, उनको प्लान देना पड़ता है कि सर कोई बात नहीं, आप प्लान ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो फाइंड आउट कि क्या वो सच बोल रहा है पहले तो, कि सच में उसके पास पैसा नहीं है, या फिर वो सिर्फ आपको कट करने की ट्राई कर रहा है। अगर वो बोले, अगर आपको पता चल जाए कि नहीं ये सिर्फ कट करने की ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स योर लीड इज रॉन्ग, और उस लीड को वहीं पे क्लोज कर दीजिए, उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सच में उसके पास पैसा नहीं है, देन ट्राई टू फाइंड आउट कि आप कैसे उनको मदद कर सकते हैं। जैसे ईएमआई ऑप्शंस होते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, आप जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी होता है, जहां पे आप अभी पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट सच में पैसा 45 दिन के बाद देना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट सम प्राइसिंग एंड ऑफर, जहां पे आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाए कि अगर आज आपने ये चीज खरीद ली, चाहे कोई भी चीज है, तो अगर आपने इस चीज को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आपने इसको यूज किया, तो आप जो भी पैसा डाल रहे हैं अभी, दैट दैट विल रिकवर। जब भी आप क्लाइंट को ये समझाएंगे कि आप जो पैसा अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो पैसा आपका डाउन द लाइन छोटे थोड़े समय के अंदर या थोड़े महीनों के अंदर रिकवर हो जाएगा, तो उनका वो ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पहले आप उन्होंने पेमेंट प्लान दे दिया, उनको कोई हेल्प कर दी प्राइसिंग के अंदर, एंड देन आपने उनको कोई ये ऑब्जेक्शन उनका हैंडल कर दिया, उनको प्रोस्पेक्ट दिखा के, उनको फ्यूचर दिखा के कि कैसे आप इस पैसा जो अभी आप इन्वेस्ट करें उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे आपने ये दो चीज कर ली, तो आपका जो हैंडल, जो दो चीज, एक तो आपका चीज बहुत महंगा है और पैसा नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्शन है, वो हैंडल हो जाएंगे। अभी इस तरह से काफी सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको आपको हैंडल करना है। जब आप ये चीज ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे, देन इट विल दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में 3 स्टेप आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर फॉलोअप्स एंड रेफरल्स एंड क्लोजिंग। तो अगर आपने ये क्लोजिंग वाला जो, अगर आप एंटर होना चाहते हैं, अगर आप डील क्लोज करना चाहते हैं, तो हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है 9th स्टेप, विच इज फॉलो अप्स। ठीक है, अभी आपने लीड जनरेट कर लिया, रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, आपने क्लाइंट को अप्रोच भी कर लिया, उनसे बातचीत भी कर ली, उनको फिल्टर भी कर लिया, प्रोडक्ट भी समझा दिया, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी दे दिया, प्राइस भी दे दिया, और ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लिया। ठीक है, ये 7 स्टेप आपने, 8 स्टेप आगे के हैंडल कर लिया आपने। सो अभी जो आपका जो सेल्स, आपका जो लीड है, वो फाइनल स्टेज में है। इट इज ऑन द फाइनल वर्ज ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट।
वहां पे आता है, अभी क्लाइंट क्या बोलेगा कि ठीक है मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शन उसने देके आपका कॉल कट कर दिया या फिर आपको स्टॉप कर दिया, एक बैरियर रख दिया आपके सामने। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज फॉलो अप्स, ठीक है। अब फॉलो अप कैसे करना है किसी भी क्लाइंट का? देखिए, अगर आप किसी भी क्लाइंट को कॉल करते रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका कॉल 1-2 बार उठाएंगे, फिर वो ब्लॉक कर देंगे या फिर आपको बंद कर देंगे कॉल। वो आपको बोल देंगे यार कॉल मत करा करो, जब मेरा इच्छा होगी तब मैं कॉल करूंगा। ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है, काफी लोगों के साथ होता होगा, जो आपको सामने से ही बोल देते कि कॉल मत करिए। सो आपको ऐसे स्ट्रेट अवे कॉल नहीं करना है, ठीक है। फॉलो अप करने का भी एक तरीका होता है, जहां पे आपको मैसेजेस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू फॉलो अप करना है। सो किसी भी क्लाइंट को अगर आप अप्रोच करें तो उनसे 2 चीज ले लीजिए, एक तो उनका व्हाट्सएप नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। और उसके बाद आपको लगातार एवरी डे आप उनको मैसेज भेजिए विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, या फिर आपका प्रोडक्ट कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसका आपको इमेज या कोई ग्राफिक या कोई लेख या कुछ ऐसा करके आप उनको भेज सकते हैं, विच इज प्रमोशनल थिंग। क्योंकि अब एक बार उन्होंने आपसे बात कर लिया है, अभी जैसे वो रोज रोज आपका जो आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजेंगे वो देखेंगे, तो उनको पता चलने लगेगा कि यार जो मैं प्रोडक्ट समझा हूँ वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो आपने ऑलरेडी उनको बताई हुई है, जो आपने उनको समझाई हुई है। बट शायद वो भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जब भी किसी चीज को समझने के लिए जाता हूँ, वो बहुत सारी चीज बोल देते हैं। बट जैसे आज भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, पर शायद किसी को याद रहेगी, जिन लोगों ने नोट किया होगा उनको याद होगी, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं उनको शायद याद नहीं रहेगी। और जो लोग नोट करेंगे वो बाद में जाके जब पढ़ेंगे तब उनको पता लगेगा कि हाँ हाँ जय जय ने ऐसा बोला था। तो सेम चीज होती है, रिकॉलिंग कराना पड़ता है क्लाइंट को। वो रिकॉलिंग के लिए आपको फॉलोअप्स करना है। फॉलोअप्स आप ईमेल के थ्रू करिए या व्हाट्सएप के थ्रू करिए। उनको फॉलोअप्स के अंदर ऐसा नहीं पूछना है कि सर आप प्रोडक्ट कब परचेस करेंगे, ऐसा नहीं पूछना है। बट आपको प्रोडक्ट के बारे में जो बेनिफिट्स है या फिर आपका प्रोडक्ट जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसके इमेजेस या उसकी स्टोरी या उसके बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको उनको भेजती रहनी है, वो पढ़ते रहेंगे। क्योंकि वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट ये करता है वो करता है, तो उनके दिमाग में वो सारा चीज रिफ्रेश होता जाएगा जो आपके साथ बात करते टाइम आपसे सुना हुआ है। और उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के प्रति जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जाएगा। सो फॉलोअप्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको क्लाइंट के दिमाग में और दिल में ट्रस्ट बढ़ाना है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति। वही होता है फॉलोअप का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। लोग उसको पूरा गलत ही ले लेते हैं, कोई बोले फॉलोअप करो दैट मीन सीधा फोन उठा के फोन करना चालू कर देते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे। ये फॉलोअप नहीं होता है, ये सबसे बेकार तरीका होता है फॉलोअप करने का। आपको साइकोलॉजिकल फॉलोअप करना है, आपको उनको ऐसा दिखाना है कि आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, बट अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फॉलोअप्स के दरमियान आपको ये चीज दिखानी, ये चीज उनको समझानी। सो गिव इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के बेनिफिट्स है उनको हाईलाइट करके उनको मैसेज भेजिए या फिर उनको ईमेल भेजिए, दोनों में से कुछ भी करिए। व्हेन क्लाइंट लुक एट दोज मैसेजेस या ईमेल्स देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं किया देन इट विल बी माय मिस्टेक। जैसे ही आप ये चीज उनको कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप उनको कन्विंस कर लेंगे, आपके लिए सेल्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक इमोशनल साइकोलॉजिकल गेम है जो आपको करनी है। नाउ वी कम डाउन टू द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लेबुक। सो एक बार वापस से पूरा रिपीट कर लेते हैं, तो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वापस कर लीजिए नोट। पहला स्टेप हो गया लीड जनरेशन, जहां पे आपको क्वालिटी लीड जनरेट करनी है। दूसरा स्टेप हो गया अप्रोच, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है वो हमने सीखा। तीसरा स्टेप हो गया रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत करनी है और कैसे कैसे उनके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। चौथा स्टेप हो गया प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे क्लाइंट अगर आपके लिए काम के हैं या नहीं वो चीज को फिल्टर आउट करनी है, और अगर नहीं है तो लीड को कैंसिल कर दो। अगर वो लगे कि नहीं ये क्लाइंट मेरे काम का है तो ही आगे बढ़िए, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। छठा पांचवा स्टेप हो गया प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है वो एक्सप्लेन करना है। छठा हो गया यूजर एक्सपीरियंस, जहां पे आपको प्रोडक्ट का अगर आप एक्सपीरियंस दे सके तो क्लाइंट को दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि वो क्या परचेज करने वाले हैं। सातवां स्टेप हो जाता है प्राइसिंग एंड ऑफरिंग, वो भी बता दिया कि प्राइसिंग को किस तरह से पोर्ट्रे करना है आपको कि उनकी प्रॉब्लम्स के सामने वो प्राइस बहुत ही छोटी लगे। आठवां स्टेप हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे वो ऑब्जेक्शन डाले उसको आप किसी भी तरह से हैंडल करिए। एंड नौवां स्टेप हो गया दैट इज फॉलो अप्स। अब नाउ द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग एंड रेफरल्स। क्लोजिंग में क्या होता है, अभी जैसे छोटी चीजें हैं, लो टिकट सेल्स है, तो उसके अंदर नेगोशिएशन नहीं होता है या फिर नेगोशिएशन हो भी सकता है। तो अगर आपके पास
प्राइस कम करने की कोई भी गुंजाइश है, अगर आपके पास डिस्काउंट देने की कोई भी गुंजाइश है, तो वो इस स्टेप में आपको देनी है। अगर आप नेगोशिएशन में जैसे लो टिकट सेल्स में तो काफी गुंजाइश नहीं होती है, पर जैसे मेरे साथ कोई फ्लैट परचेस करने के लिए आता है तो बहुत गुंजाइश होती है नेगोशिएशन करने की। सो उस केस के अंदर हम लोग डिस्काउंट पकड़ के रखते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट का पेमेंट टर्म्स क्या है, वो कब बुक करने वाले हैं, पेमेंट में बुकिंग में कितना पैसा दे रहे हैं, उसके अनुसार, या फिर किसी रेफरल का फोन आ जाता है, मेरे दोस्त का फोन आ गया या मेरे किसी अंकल का फोन आ गया, तो वो सारी चीजों के लिए मुझे नेगोशिएशन के लिए स्कोप रखना पड़ता है, जो हम क्लोजिंग वाले स्टेप में करते हैं। सो क्लोजिंग के अंदर इतना ही ध्यान रखना है आपको कि आपका जो बेस्ट प्राइस है उसको पकड़ के रखना है, उसके ऊपर अगर आप डिस्काउंट दे सके तो इस स्टेप में आप उनको डिस्काउंट दे दीजिए, बट यू नीड टू गिव द मैसेज कि ये डिस्काउंट के बाद यू विल नॉट बी एबल टू गिव एनी मोर डिस्काउंट, और ये आपका फुल एंड फाइनल प्राइस है। तो सीधा ही नहीं दे देना है, ये मीटिंग को थोड़ा लंबा खींचना है ताकि उनको लगे क्लाइंट को कि थोड़ा उन्होंने भी नेगोशिएट किया है। अगर आपके पास फिक्स प्राइस वाला आइटम बेच रहे हैं तो ये स्टेप आपके काम का नहीं है, सीधा ही आपने प्राइसिंग ऑफर में फिक्स प्राइस दे दिया होगा एंड देन यू जस्ट हैव टू कन्विंस देम। बट अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, देन डू नेगोशिएशन इन दिस स्टेप, उनको डिस्काउंट ल्यूक्रेटिव ऑफर दीजिए, बट डिस्काउंट को हमेशा किसी और चीज के साथ कोलैबोरेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट को कि मैं आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 10 लाख रुपए टोकन में या फिर 10 दिन में मुझे दे देंगे। तो क्लाइंट को क्या लगता है कि मुझे 10 लाख दूंगा मैं पैसा ये फ्लैट बुक करने के लिए, तब मुझे 2 लाख का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैंने 10 दिन में 10 लाख नहीं दिए तो मुझे शायद ये 2 लाख का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए वर्क करेगा। और क्लाइंट जब किसी भी डिस्काउंट के लिए वर्क करता है तो ही वो जस्टिफाई होता है। सो ऑलवेज मेक श्योर के आप या तो उनको किसी वर्क के साथ कर दीजिए या टाइमलाइन के साथ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां पे कुछ काम करना ही नहीं है, तो टाइमलाइन के साथ कर दीजिए, सर मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा बट अगर आपने आज परचेस किया तो, अगर आप आज 12 बजे तक परचेस करते हैं इसको, या फिर आप 2 दिन में परचेस करते हैं तो ही मैं आपको ये डिस्काउंट दे पाऊंगा, 2 दिन के बाद मेरे पास भी अथॉरिटी नहीं रहेगी मैं आपको डिस्काउंट दे पाऊँ। सो इसको आप टाइमलाइन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं या फिर पेमेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर करे उसे कोरिलेट कर दीजिए, ताकि क्लाइंट को ऐसा लगे कि नहीं मुझे जल्दी से ये चीज परचेस करनी पड़ेगी या मुझे जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा तभी मुझे डिस्काउंट मिलेगा। सो ये होता है क्लोजिंग स्टेप। और अगर आपका ये 10 स्टेप में आप सक्सेसफुल हो गए देन इट इज इजी फॉर यू, ये स्टेप में आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। अब एक और स्टेप आता है विच इज एन एडिशनल स्टेप जो काफी लोग नहीं करते हैं, विच इज कॉल्ड रेफरल्स। रेफरल्स में ऐसा है कि अगर आपने एक क्लाइंट को बुक कर लिया, अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया है, तो आप उस क्लाइंट को पूछिए कि सर आपने तो ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया बट क्या आप मुझे कुछ और नाम दे सकते हैं, आपके मित्रों के नाम दे सकते हैं या आपके फैमिली के कुछ नाम दे सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भी रेडी हो। क्योंकि आपने एक बार पूरा मेहनत कर लिया ये पूरे क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, पूरे क्लाइंट को आपके जो सेल्स का जो एक माया जाल होता है उसके अंदर बिठाने के लिए, और क्लोज कर लिया, और अगर आप इस क्लोजिंग का फायदा नहीं उठाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो ऑलवेज जब भी आपका कोई क्लाइंट आपके साथ बुकिंग करे तो तुरंत ही ये क्वेश्चन पूछे कि सर आपको आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, थैंक यू वेरी मच, आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया, क्या आप मुझे 2-3 और रेफरेंस दे सकते हैं जो शायद आपके जैसे हो, आपके जैसे उनकी नीड हो या आपके जैसे उनके प्रॉब्लम्स हो, और ये प्रोडक्ट भी परचेज करने के लिए वो तैयार हो सके। शायद कोई प्रोडक्ट कोई आदमी आपको एक नाम दे दे, कोई 2 नाम दे दे, कोई 4 नाम भी दे सकता है, बट अगर आपने नहीं पूछा तो आपको एक भी नाम नहीं मिलेगा, समझे। और रेफरल्स वाले जो लीड्स होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपका 50% काम तो खत्म ही हो जाता है वहां पे, उनको कन्विंस ही नहीं करना पड़ता। बिकॉज जैसे आप बोलेंगे कि जय ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था, मतलब 50% काम आपका खत्म हो गया, कन्विंस करना ही नहीं पड़ेगा उनको। सो रेफरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर क्लोजिंग करने के बाद रेफरल पूछे, अगर वो रेफरल देते हैं कोई बात नहीं, देते हैं तो वेरी गुड, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको अपने नेक्स्ट लीड के ऊपर वर्कआउट करना है। सो ये हो गया हमारा पूरा 10 स्टेप प्रोसेस प्लस रेफरल इज अ बोनस स्टेप। सो अगर नाउ आवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ कंफ्यूजन है इस पूरे 10 स्टेप के ऊपर, देन यू कैन लाइक ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स। अगर बहुत कमेंट्स आ गई तो जो जो कमेंट्स मैं पढ़ पाऊंगा उनका मैं आंसर दूंगा आपको। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग द कमेंट्स सो आई कैन नो व्हाट आर द क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड, और जिन जिन क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाएंगे उनका मैं आंसर दूंगा। अगर मैं इस जूम कॉल के दौरान अगर आपको आंसर नहीं दे पाता तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू दीपक और वो मुझे क्वेश्चंस भेज देंगे और मैं आपको उनका आंसर दे दूंगा।
Okay, so guys, before entering into the Q&A part, I must say कि जय, it was a very fantastic session. बहुत ही Thank मजा you very आया. much. आपने जो भी 10 पार्ट कवर करेंगे गाइस, देखो इन अगर 10 के 10 पार्ट को अगर हम अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, जो पूरी प्लेबुक जय ने बताई है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो ऑफर वाली बात थी कि अगर आप ऑफर अपनी साइड से नहीं दे सकते तो लीड्स गुरु आप सबके लिए ऑफर लेकर आता रहता है. उन ऑफर्स को आप अच्छे से प्रमोट करो, उन ऑफर्स को आप बताओ, अपने कस्टमर Exactly. तक ले जाओ, अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि ये ऑफर है, और उसकी अच्छे से ना अर्जेंसी बिल्ड करना सीखो. अभी आपका इस प्लेबुक या इस सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे डाल दो. जो भी उसका आंसर होगा वो जय आपको पर्टिकुलरली दे देंगे. एंड अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो डोंट वरी, यू जस्ट कैन सबमिट द क्वेश्चन टू मी, और फिर मैं जय से पूछ के आपको आंसर करवा दूंगा. ठीक है? But तो it will be अभी better if you अगर आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि जो पूछने लायक है, you can read out to me and I will answer. ओके, श्योर श्योर श्योर. और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन लोगों को बोल दीजिए कि वो आपको भेज दे, एंड देन आई विल रिप्लाई टू यू, एंड और दे कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. तो क्या होगा, मैं उनको सीधा ही जवाब दे दूंगा. हाँ, अभी क्या है कि मैं अपना इंस्टाग्राम भी शो कर देता हूँ. आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जय के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. ठीक है? राइट. ओके. सो जय, एक क्वेश्चन है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो कोई भी आदमी आदमी के ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा. सो बेसिकली यू नीड टू क्रिएट योर ओन ब्रांड नेम. अगर आपका खुद का ब्रांड नेम नहीं है तो आपकी कंपनी का ब्रांड नेम होना चाहिए. आपके पास पास्ट रिकॉर्ड होने चाहिए दिखाने के लिए. आपके पास पास्ट टेस्टिमोनीज होने चाहिए क्लाइंट्स की, क्योंकि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है ना, वो पिछले क्लाइंट्स के जैसा ही है. तो जब भी वो क्लाइंट, नया क्लाइंट पुराने आपके क्लाइंट्स के मुंह से सुनता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके साथ कैसा उन्होंने डील किया, या आपका प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उनको कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो गई, तो वो ट्रस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है. प्लस आपकी खुद की पर्सनालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने आप को एज अ सेल्स मैन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होकर नहीं आए, अगर आप क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, अगर वो क्वेश्चन पूछे और आप बोले यार मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, मैं मेरे बॉस को पूछ के बताता हूँ, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि उनके दिमाग में ऑब्जेक्शन खड़ी कर देती है कि यार इसको खुद को ही नहीं पता ये चीज जो बेच रहा है, तो फिर मैं कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट करूं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट द प्रोडक्ट, आपका ब्रांड नेम हो, आपके पास पास्ट रिकॉर्ड्स हो. देयर आर लाइक 360 डिग्री थिंग्स आर देयर विच कैन हेल्प यू जनरेट ट्रस्ट. और मतलब क्लाइंट के दिमाग में ट्रस्ट करेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक जय, एक क्वेश्चन आया है कि जब जब हम कोर्स सेल करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी लीड होती है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो कहता है कि आप मेरा पेमेंट कर दो, जब मैं इस कोर्स को रेफर करके जब मैं अर्निंग करूंगा तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा. ओके. तो देखिए, उस ऑब्जेक्शन का हाँ, क्या आंसर हम कर सकते हैं? देखिए ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये बहुत ही ऑब्जेक्शन ही पूरा गलत है, मैं तो बोलता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. राइट. आप खुद पेमेंट करके वो कोर्स को यूज करें, फिर सीखे, फिर पेमेंट करें, ये चीजें प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज हाउ, कोई भी कैसे जज करेगा कि उसने कुछ सीखा या नहीं, या उसने कुछ का कुछ फायदा हुआ या नहीं. हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको या तो आप पेमेंट प्लान दे दीजिए कि शायद उसके पास आज पैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोर्स 10,000 रुपए का है बट उसको 2,000 रुपए ही दे सकता है, तो यू कैन से ओके, नो प्रॉब्लम, आप ईएमआई कर दीजिए. या तो आप किसी भी तरह से, या फिर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम कि आप 2-2 हजार करके मुझे 5 महीने में दीजिएगा, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हैं. तो बट दैट हैज टू बी श्योर शॉट कि ये 10,000 रुपए आ ही जाएंगे आपके पास. ऐसा नहीं है कि उसने एक बार 2,000 दे दिया फिर नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए. अदरवाइज आप उनको, अगर आप डिस्काउंट दे सके, अगर उनके बजट में फिट कर सके, देन इट इज वेरी गुड. बट ये जो ऑब्जेक्शन है, क्लाइंट अगर कोई बोलता है कि आप मेरा पेमेंट कर दो और मैं फ्यूचर में आपको पैसा दूंगा, सो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज अगर, हाँ, अगर आप प्रोडक्ट ओनर है तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ओनर हूँ प्रोडक्ट का, अगर मेरा खुद का है तो मैं कर सकता हूँ, ओके ठीक है मैंने दे दिया. बट इफ यू आर सेलिंग फॉर समबडी, इफ यू आर मिडल मैन, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट. ठीक है. अभी एक क्वेश्चन है कि क्वालिटी लीड अगर हमें जनरेट करनी है ऑर्गेनिकली, तो हाँ, हम वो कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको क्वालिटी लीड ऑर्गेनिकली जनरेट करनी है तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे ऊपर डालना शुरू करिए. क्योंकि क्वालिटी लीड कब आएगी, जब कोई देखेगा आपके, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डाल ही नहीं रहे मार्केट के अंदर, तो हाउ विल यू जनरेट क्वालिटी लीड. तो क्वालिटी लीड जनरेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, या जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका प्रोडक्ट, उसको वेबसाइट के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर डालना शुरू करिए कि दिस इज अवर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट इट इज सॉल्विंग. तो क्या होगा कि किसी ने अगर वो पोस्ट देख लिया, किसी ने अगर वो वीडियो देख लिया,
तो वो सामने से ही आपके डीएम में आएगा कि बोलेगा यार ये प्रोडक्ट का वीडियो मैंने देखा एंड आई ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम एंड नाउ आई वांट टू सॉल्व इट, प्लीज हेल्प मी। नाउ दैट इज योर ऑर्गेनिक लीड, बिकॉज आपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्टिंग करी है ऑनलाइन, ताकि वो रील या वो वीडियो या पोस्ट उसके पास पहुंची है, तब जाके वो आपके पास आएगा। सो दिस इज, जब क्लाइंट सामने से खुद आपके पास आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लीड। कभी कभी क्या होता है कि पूरा प्लान समझ लेता है प्रोस्पेक्ट, सारा कुछ समझ लेता है, पूरा प्रेजेंटेशन हमने उसको दिखा दिया होता है, लेकिन उसके बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगता है। तो हाँ, उस कंडीशन में क्या करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब मैंने आपको तीसरा स्टेप बताया था रिलेशनशिप बिल्डिंग में, तो आपको उनको क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आपको फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि सच में उनका बजट है या नहीं, एंड क्या वो रियली इंटरेस्टेड है या नहीं। उनका सच में कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, या फिर वो ऐसे ही आपसे बात कर रहे हैं। सो जब आपको पता है कि क्लाइंट का सच में प्रॉब्लम एक चल रहा है, फिर आपने उनसे रिलेशनशिप बिल्ड किया, आपने उनको कन्विंस किया, जब फाइनल पेमेंट की बारी आएगी ना, तो वो ऑब्जेक्शन उठाएगा ही नहीं। अगर मान लो वो ऑब्जेक्शन उठाता भी है, तो आप उनको टाइम दीजिए, आप बोलिए सर आप कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए एक दो दिन तक, और उनको लूप में रखिए, आप उनको डिटेल्स भेजते रहिए। आप उनको बोल दीजिए कि सर देखिए, मैं आज यूजुअली मेरा जो प्राइस है वो अगर आप आज परचेस करते तो ही मैं आपको ये प्राइस दे सकता हूँ, वरना कल मेरा प्राइस नहीं रहेगा ये। बट ठीक है, जैसे मुझे आपसे बात करने में बहुत ही मजा आया, आपके प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ, मैं कोई बात नहीं, आप 2 दिन सोच लीजिए, मैं आपको 48 आवर्स का टाइम देता हूँ। बट अगर 48 आवर्स में आपने परचेज नहीं किया, देन दिस प्राइस विल चेंज, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस डिस्काउंट। सो ऐसा करके आप उनको 48 आवर्स के लूप में बिठा सकते हैं, और इन 48 आवर्स के दरमियान, 2 दिन के दरमियान, आपको उनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स भेजते रहने हैं, उनके साथ फॉलोअप में रहना है, उनके साथ टच में रहना है, ताकि वो 2 दिन सोच रहे हैं ना, तो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में ही सोचे। और 2 दिन के बाद जब आप उनको फाइनली आंसर मांगे, और अगर आपने उनको कन्विंस कर लिया, देन दे विल डेफिनेटली मेक द पेमेंट। ग्रेट। सो एक क्वेश्चन आया है कि जब हम सेल्स करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ सेल्स आने लगती हैं, उसके बाद से एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी सेल्स रुक जाती हैं, सेल्स नहीं आती, हम स्टक फील करने लगते हैं, हाँ, एक पॉइंट में हम रुक जाते हैं। तो उस दौरान अपने माइंडसेट को कैसे हम इम्प्रूव करें और किस तरह से उसको ओवर ओवर मतलब टैकल करें प्रॉब्लम को? राइट। सी दिस, ये प्रॉब्लम जो होता है ना, इसे कहते हैं मेंटल ब्लॉक। काफी काफी बार ऐसा होता है कि यू गॉट, आपको एक वेव आता है, या फिर आपको एक समय आता है जब आपने बहुत सारी लीड, अच्छी अच्छी लीड मिल गई आपको, और आपने काफी अच्छे सेल्स कर लिए, बट देन सडनली इट ड्रॉप्स डाउन। ऐसे केस के दरमियान जब ऐसा हो, देन मोटिवेट, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन ही करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो वो आपको मोटिवेट कर पाएगा, पर अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, देन यू आर योर ओन बॉस। आपको खुद को ही इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, पुट मोर एफर्ट्स एंड पुट मोर फोकस। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आप डिप्रेस फील करने लगते हैं, आपका एफर्ट्स कम होता जाता है, और ये पूरा क्या होता है, एक साइकिल है। अगर आप, आपका एफर्ट कम हो गया, आपके लीड्स कम हो गए, एफर्ट कम हो गया, सेल्स कम हो गई, तो ये पूरा डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो जैसे ही, अगर आप, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि भी मेरा ऐसा टाइम आया है, मुझे ऐसा, मेरे दिमाग में मेंटल ब्लॉक हुआ है। जब हम्म। आप तक, जब रियलाइज ही नहीं करोगे कि आपके दिमाग में मेंटल ब्लॉक है, मोटिवेशनल ब्लॉक है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्ट्रेट अवे जैसे ही आपको लगे कि एक मोटिवेशनल ब्लॉक आया है, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। छोटा सा ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, 2-3 दिन का, अपने आप को मेंटली फ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, एंड देन कम बैक विथ मोर पावर एंड वर्क हार्ड फॉर इट। और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी और वर्क हार्ड किया, तो आपका सेल बनना ही बनना है। अगर आप पास में सेल किया है, तो फ्यूचर में क्यों नहीं करेंगे, सिंपल बात है। तो आपका सेल होना ही होना है, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी। ऐसा हो तो आप मेंटर, किसी मेंटर को पूछ लीजिए, आप किसी दोस्त को पूछ लीजिए, या फिर किसी को पूछिए कि प्लीज थोड़ा मुझे मदद कर दो, राइट नाउ आई एम फीलिंग स्टक। और हर कोई मदद कर देगा आपको, पर अगर आप मदद नहीं मांगोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट मेंटल ब्लॉक। ग्रेट। तो जय, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, सबका एक बेसिकली कॉमन क्वेश्चन, और मेरी कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग टुडे एज अ सेल्स पर्सन, लेट्स सपोज आई राइट, हैव स्टार्टेड टुडे। अब राइट, मुझे ये है, ये ड्राइव है मेरे अंदर कि मुझे मेरी पहली सेल निकालनी है, ठीक राइट। है। उसमें कभी कभी क्या होता है कि इंसान मोटिवेशन में ओवर वर्क कर लेता है, जो उसे सीखना होता है वो नहीं सीखता, जो काम उसे करना होता है वो नहीं करता, क्या डूज होते क्या डोंट होते। तो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग, दिस इज माय फर्स्ट डे। राइट। अब मुझे क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या हम मुझे सीखने पे ध्यान देना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए क्या डोंट होने चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन है सबका। राइट। सो द होल प्लेबुक जो हमने नाम दिया इस चीज का, द होल प्लेबुक इज फॉर दोस पीपल हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि सेल्स शुरू कहाँ से होता है। मतलब वो पहले दिन गए, उनको प्रोडक्ट थमा दिया, बोले जाओ जाके बेच के आओ, ठीक है। अब ना,
अब आप पूरी प्लेबुक में इस चीज को देखो, ये कहाँ पे फिट होता है। मान लो आप किसी कंपनी में काम करने गए, पहले ही दिन आपको प्रोडक्ट दे दिया, बोला बेच के आओ। अभी आपको ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है, ना आपको कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ना आपको कुछ पता है सेल्स के बारे में, आपको कुछ आइडिया नहीं है, एंड देन यू गोइंग फॉर सेल, तो आप नहीं कर पाओगे सेल। सो एट दैट टाइम ऑलवेज रिमेंबर दिस प्ले बुक 10 स्टेप्स। पहला स्टेप इज, एक उसमें से चौथा स्टेप था अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जब भी कोई आपको कोई प्रोडक्ट देता है, आप सामने से पूछे, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट टू मी इन डिटेल, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन आएगा क्लाइंट का। मैं किसी के पास गया अप्रोच करने के लिए, तो लोग मुझे पूछेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताओ। सो प्लीज सर मुझे कोई ट्रेनिंग दे दीजिए पहले, तो किस प्रोडक्ट क्या करता है, उसका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे कर दीजिए, ताकि मैं क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अगर आप नए बंदे हो, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू नो इस प्रोडक्ट। सेकंड थिंग यू नीड टू नो इज योर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो ना, वैसे ही 10 लोग भी और यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, तो कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदे। सो यू नीड टू नो ऑल योर कॉम्पिटिटर्स, ताकि जब भी आप क्लाइंट के साथ बैठे हो, तब उनको एक्सप्लेन कर पाओ कि व्हाई माय प्रोडक्ट इज सुपीरियर। सो सबसे पहले मार्केट में सीधा ही बेचने मत जाइए, पहले प्रोडक्ट समझिए, उसका यूजर एक्सपीरियंस करिए, थोड़ा कॉम्पिटिटर के ऊपर रिसर्च करिए, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि ये 10 स्टेप जो हमने सिखाया आज, उसमें कहां पे आप स्टक हैं, उन चीजों को सॉल्व करिए, एंड देन स्टार्ट विद जनरेटिंग क्वालिटी लीड्स। कोई भी प्रेशर मत रखिए कि कब मेरा पहला सेल होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद आपने 3-4 महीने में कोई सेल नहीं किया, पर 5वां महीना ऐसा आएगा जहां पे आपने 50 सेल मार दिया। तो आप ऐसा स्टक मत हो जाइए, ऐसा प्रेशर मत रखिए कि मुझे पहला सेल करना है, पहला सेल करना है, नहीं। आप फोकस करिए प्रोडक्ट को समझने में, और एक बार आपने प्रोडक्ट समझ लिया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द सेल। ठीक है। एंड ओके, वन लास्ट क्वेश्चन जय। द क्वेश्चन इज कि मैं इस काम पे, सेल्स वाले काम पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, तो हम्म क्या करूं? अभी देखिए, इसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कुछ और काम के साथ ये एज आप एक पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो यू नीड टू सेट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, आप आपके पास 24 घंटे दिन के अंदर, आप चाहे 1 या 2 घंटे इसके लिए डेडिकेटेडली प्लान करिए, वर्क करिए। एंड अगर आप मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप खुद सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, देन कोलैबोरेट विद समबडी, मेक अ फ्रेंड और मेक समबडी हु वर्क्स, हु वांट टू वर्क विथ यू, नॉट अंडर यू। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने आपके नीचे रख दिया। आप किसी फ्रेंड को बोलिए कि चल यार, मेरे पास एक बहुत ही मजेदार आइडिया है, जहां पे वी कैन डू लॉट ऑफ सेल्स, बट यार मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं सिर्फ सैटरडे संडे को आ सकता हूँ, क्या यू तू बाकी के दिन में तू मेरे साथ काम कर सकेगा। वो फ्रेंड बोलेगा हाँ यार चलो, और एक सेम मेंटालिटी वाले फ्रेंड जब दो साथ में काम करेंगे ना, देन एक दूसरे को मोटिवेट भी कर पाएंगे, एक दूसरे का काम भी देख पाएंगे। अगर कोई डाउन हो रहा है तो दूसरा अप कर देगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है, दैट इज फाइंड समबडी who is ready to work with you and has the same motivation, has the same mentality and has the same passion for sales. ग्रेट। सो गाइज, आई होप कि आप सब लोगों के सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं, तो आप जय को या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो क्रिएट करूंगा इस पूरी ट्रेनिंग का, आपका एक्सपीरियंस आप सब लोग बताओ। एंड यहाँ पे देख सकते हो जय, अभी भी 350 लोग समथिंग हमारे साथ ट्रेनिंग में बहुत बढ़िया, बैठे बहुत हुए हैं। बढ़िया। ये ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। तो एक बार मुझे पहले कमेंट तो मैं सेक्शन में सबको बता दो थैंक यू कि बोलने वाला हूँ कि आप सब जुड़े रहे हैं मेरे साथ। 500 लोगों से शुरू किया था, अभी भी 350 लोग जुड़े हुए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है आप काफी थोड़े थोड़े बोर हो गए होंगे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, एंड आई होप आपको मजा आया होगा। ओके। सो गाइज, एक बार सारे लोग बता दो कमेंट सेक्शन में कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, क्या क्या आप लोग लेकर जा रहे हो इस ट्रेनिंग से, एंड इसको हम कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे, कब तक हम रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, सारा कुछ मुझे बताओ। यहाँ पर भी बताओ, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, इस ट्रेनिंग का रिव्यू शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसका एक वीडियो निकाल सकते हो आप, मुझे, जय को, लीड्स गुरु को भी टैग कर सकते हो, जहां पर हमें भी पता चलेगा कि जो हमने सेशन किया है वो कैसा किया है, क्या क्या हमने सीखा है, और किस तरह से आपकी लाइफ में इस सेशन के बाद चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता, तो मैं जय का इंस्टाग्राम एंड अपना एंड लीड्स गुरु का इंस्टाग्राम अभी आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। वहां पर जाके आप टैग करके हम लोग को रिव्यू शेयर कर सकते हो, ओके। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और उसके बाद मैं आपको जय का एंड लीड्स गुरु का एंड मेरा अकाउंट आपको दिखाता हूँ, सो दैट आप वहां पे जाके चीज को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जय, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी, यस दिखाइए। एक सेकेंड। ओके।
अभी किसी ने पूछा कि 10 और 10 स्टेप हमको मैं लिख दो, तो मैंने कमेंट के अंदर डाल दिया है कि कौन से 10 स्टेप है। अगर किसी को लिखना भूल चुके हैं तो प्लीज जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन और ये को कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज का, जो 10 स्टेप हमने जो पूरा जो हमारा है वो। Okay, so I guess this is not your account, Jay, नहीं right? नहीं, JAI Okay, just ये give me इसमें a moment. है। जस्ट क्लिक ऑन द मेन, एक्चुअली दिस इज माय बैकअप अकाउंट। जस्ट यहाँ पे Okay, बायो में क्लिक कर दो, मेन में। हाँ okay, okay, okay. ओके, सो ये जय का मेन अकाउंट है जहां पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो। काफी क्वालिटी कंटेंट है सेल्स के ऊपर, काफी अच्छा कंटेंट जय क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें सेल्स के बारे में बताते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो आप जाओ, इनको फॉलो करो एंड मेक श्योर यू मेंशन, यू टैग हिम, बता के कि कैसा रहा सेशन, क्या क्या सीखा आप लोगों ने। ठीक है, एंड यू कैन गो एंड विजिट माय अकाउंट एज वेल, जहां पर आप जाके रिव्यूज शेयर कर सकते हो टैग करने के बाद कि कैसा रहा आज का सेशन, ताकि हम लोग को भी पता चले कि हमने क्या क्या किया है सेशन में। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड आई होप कि आपको सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, जैसे कि मुझे पता है कि जय ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। एंड जय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच एवरीबडी। दीपक एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई होप यू लर्नड अ लॉट। और इम्प्लीमेंट करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन डीएम मी, बट स्पेसिफिक क्वेश्चन डीएम करिएगा ताकि मुझे तुरंत आंसर दूं, क्योंकि काफी सारे डीएम्स आते रहते हैं। सो जस्ट ड्रॉप योर एग्जैक्ट क्वेश्चन ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था, बहुत ही मजा आया। थैंक यू एंड थैंक दीपक। यू गाइज। हम हर संडे ऐसे ही ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो मेक श्योर यू अटेंड एवरी संडे स्पेशल, ताकि आप कुछ नया नया सीखते जाओ लाइफ में, ग्रो करते जाओ, उनको इम्प्लीमेंट करते जाओ एंड आगे बढ़ते